आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट क्लास और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कीट वर्गीकरण, इतिहास, विकास और द्विपद नामकरण। ठीक है कि इंसेक्ट का जो है वो हम आपको पढ़ा रहे थे। पिछली क्लास में हमने बताया था इंसेक्ट टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, तो उसी जो है वो दौर में हम आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ाएंगे कि इंसेक्ट टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री क्या है। पिछली क्लास में हमने आपको इंसेक्ट टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे इंसेक्ट टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ इंसेक्ट टैक्सोनॉमी क्या है, यानी कि द्विपद नामकरण क्या है। ठीक है, तो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इंसेक्ट टैक्सोनॉमी का हिस्ट्री क्या है और इंसेक्ट टैक्सोनॉमी का बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या है। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि इंसेक्ट टैक्सोनॉमी क्या होती है, यानी कि इंसेक्ट टैक्सोनॉमी और इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि कीटों का वर्गीकरण। तो कीटों का वर्गीकरण कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो कीटों के नामकरण, ठीक है, कीटों का नामकरण के बारे में, कीटों के बारे में, कीटों के आपसी संबंधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, कि कीटों का जो है वो कैसे जो है वो कीटों की पहचान कैसे हुई, कीटों का नामकरण कैसे हुआ और आपस में कीटों का क्या संबंध है, कीटों के कौन कौन सी महत्वपूर्ण फैमिलीज हैं, ऑर्डर हैं, इन सभी के बारे में हम इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और तो हम फिर से आपको बता रहे हैं, या इसे हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जो कीटों की पहचान करना, उनका नामकरण करना, उनके आपसी संबंधों को समझने में सहायता करना। ठीक है, तो इस विषय का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो फिर से आपको मैं बता दूं, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो कीटों की पहचान करना, कीटों का नामकरण करना, ठीक है, और कीटों का आपस में एक दूसरे से संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इंसेक्ट टैक्सोनॉमी या फिर कीट वर्गीकरण विज्ञान जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये सरल सी शॉर्ट में डिफिनेशन है। जैसे आप एग्जाम्पल बता दूं कि जैसे हम लोगों का नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है, किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का बलराम। तो जैसे अलग अलग व्यक्ति का नाम है वैसे ही कीटों का भी एक नाम निर्धारित किया गया है। इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर के आधार पर जो है वो इनका एक नाम निर्धारित किया गया है विशेष रूप से, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो कीटों का नामकरण किया गया उनकी पहचान के लिए। जैसे कि किसी व्यक्ति की पहचान जो है वो उसके जब की जाती है तो उसके परिवार को जाना जाता है, उसे उसका गांव जाना जाता है, मोहल्ला जाना जाता है, तब उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो किसी भी कीट को पहचान के लिए उसका फैमिली देना जाता है, उसका जीनस क्या है, किस ऑर्डर से है, तो इसकी सही पहचान की जाती है, तभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम निर्धारित किया गया है जिससे पूरे राष्ट्र में सभी देशों में उसको उसी नाम से जो है वो जाना जाएगा। जैसे ग्रासहॉपर की बात करें, हीरोग्लाइफस बनियान, हीरोग्लाइफस उसका जीनस है और बनियान उसकी स्पीसीज है। तो जीनस और स्पीसीज को बना करके उसका वैज्ञानिक नाम निर्धारित किया गया। ठीक है, और उसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर केवल ग्रासहॉपर के नाम से ही जाना जाएगा और लोकल नाम उसका कोई नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव का नामकरण निर्धारित किया गया है। ये किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? इंसेक्ट टैक्सोनॉमी यानी कीटों का वर्गीकरण क्या है बेटा? ऐतिहासिक प्रक्रिया है का परिणाम है जिसमें कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, और इसके इतिहास और विकास द्विपद नामकरण का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है कि ये क्या है? इंसेक्ट टैक्सोनॉमी क्या है? एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो कई प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में कि कीट वर्गीकरण इतिहास
प्राचीन काल से शुरू होता है। प्रारंभिक समय मनुष्य ने कीटों को उनके उपयोग या हानि के आधार पर वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो कीटों का जो वर्गीकरण है ये क्या है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। प्राचीन समय में, पुराने समय में जो कीटों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। यानी कि किस किस प्रकार से, एक तो किया गया था कि लाभदायक कीट। ठीक है, कौन से कीट है जो लाभदायक है, लाभ देने वाले हैं, जैसे मधुमक्खी कीट हो गया, रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया, ये सारे क्या हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट में आते हैं। और कई सारे कीट को हानिकारक कीटों में रखा गया था, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं। ठीक है, जैसे लीफ हॉपर्स हो गए, एफिड्स हो गए, माइट्स हो गए, ठीक है, और ग्रासहॉपर्स हो गए, और जितने भी बोरर इंसेक्ट हैं, तो ये सारे जो है वो हानिकारक कीटों में, तो लाभदायक और हानिकारक द्रोणियों में कीटों को बांटा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है वो कई सारे परिवर्तन आए, कई अलग अलग जो है वो जो है पीरियड्स में उनके नाम बांटे गए थे। ठीक है, जैसे कि बात करें प्राचीन काल की, प्राचीन काल में जो है वो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने कीटों को स्टोम्स, ठीक है, एंटोमोनॉम दिया, जिसका अर्थ होता है खंडित शरीर वाले जीव। हालांकि उनका वर्गीकरण बहुत सरल और सीमित था। ठीक है, तो एशियन पीरियड की प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो नॉमेनक्लेचर हैं, ठीक है, सर्वप्रथम जो है वो एक महत्वपूर्ण जो दार्शनिक थे अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है वो कीटों का वर्गीकरण यानी जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। उन्होंने कीटों को क्या नाम दिया था, एंटोमो नाम दिया था। एंटोमो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है खंडित शरीर वाला, सेगमेंटेड बॉडी, खंडित शरीर वाला क्या है, जीव। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो जो जीवों का वर्गीकरण का प्रयास था वो किसने किया था, अरस्तु नामक दार्शनिक ने किया था। और ये जो है कीटों के बारे में एक ग्रीक वर्ड इंटमो शब्द दिया था, जो कि ग्रीड है। इंटमो का मतलब होता है खंडित शरीर वाला, सेगमेंटेड बॉडी इंसेक्ट, मतलब खंडित शरीर वाला जीव। तो ये जो है खंडित शरीर वाला जीव कौन था, जिसे हम कीट नाम दिया गया था। और इनका जो वर्गीकरण था बहुत सरल था, बहुत सीमित था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। मध्यकाल में यानी मेडिवल पीरियड में, मेडिवल की बात करें तो मध्यकाल में विज्ञान का विकास धीमा रहा। ठीक है, विज्ञान का विकास काफ़ी धीमा रहा, लेकिन कुछ विद्वानों ने जीवों का अध्ययन जारी रखा। इस काल में वर्गीकरण अधिकतर बाहरी आकृति यानी मॉर्फोलॉजी पर आधारित था। ठीक है, तो मध्यकाल में जो है वो जीवों का वर्गीकरण करना काफ़ी स्लो रहा था। इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्य नहीं हो सके वर्गीकरण के बीच में। इसमें जो वर्गीकरण किया गया था वो किस पे आधारित था, आकृति पर, यानी कि बाहरी बनावट पर, मॉर्फोलॉजी पर आधारित था। बाहरी बनावट के आधार पर जो है वो वर्गीकरण किया गया था। अब बात आती है मॉडर्न पीरियड की। तो आधुनिक काल में जो है वो, आधुनिक काल में वर्गीकरण को वैज्ञानिक रूप मिला। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कार्ल लिनियस, ठीक है, कार्ल लिनियस का रहा। उन्होंने 18वीं शताब्दी में जीवों के वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली शुरू की। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक समय में, आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो वैज्ञानिक रूप मिला था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो कार्ल लिनियस का था। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के जो जन्मदाता हैं वो कौन कहे जाते हैं, कार्ल लिनियस कहे जाते हैं। कार्ल लिनियस इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन फादर कहे जाते हैं। 18वीं शताब्दी में जीवों के वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली जो है वो शुरू की थी। ठीक है, तो ये जो है 18वीं शताब्दी में कीटों के वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, तो कार्ल लिनियस को जो है वो आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब आती है द डेवलपमेंट ऑफ द इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। कीट वर्गीकरण का विकास जो है वो, तो समय के साथ कीट वर्गीकरण में कई परिवर्तन हुए। वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों और सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण को और अधिक सटीक बनाया। ठीक है, तो समय के अनुसार जो है वो कीट वर्गीकरण में, इंसेक्ट क्लासिफिकेशन में कई सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों और सिद्धांतों के आधार पर
वर्गीकरण को अधिक सटीक बनाया, सुलभ बनाया। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण की बात करें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो कृत्रिम वर्गीकरण में इस पद्धति में जीवों को कुछ सीमित लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह प्रणाली क्या थी? सरल, लेकिन इसमें प्राकृतिक संबंधों का अभाव था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन थी उसमें क्या किया गया था? इस पद्धति में जीवों कुछ सीमित लक्षणों के आधार पर, जीवों के कुछ सीमित लक्षणों के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, यह प्रणाली क्या थी? सरल थी, लेकिन इसमें क्या था? प्राकृतिक जो संबंध थे, नेचुरल रिलेशनशिप थे, उसका क्या था? अभाव था। ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन। प्राकृतिक वर्गीकरण की बात करें, इस पद्धति में जीवों के अधिकतम लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे संरचना, व्यवहार और आवास। इसमें जीवों के बीच बीच वास्तविक संबंधों को समझने में मदद मिलती है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण क्या था? कि इस पद्धति में जीवों के अधिकतम जो है वो अधिकतम लक्षणों को ध्यान में रखा जाता था प्राकृतिक वर्गीकरण में, कि जो जीव हैं उनके कार्य प्रणाली, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका जो है वो हैबिटेट जो है वो, उनका जो आवास था, वो जीवों का आपस में मिलता जुलता है, आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, इनके आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, जिसे हम प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। जाति वृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, तो यह वर्गीकरण चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जीवों को उनके विकास क्रम, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण है, ये किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के आधार पर वर्गीकृत है। इसमें जीवों को उनके विकास क्रम यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण में क्या होता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आधुनिक समय में कीट वर्गीकरण में निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक समय में कीट वर्गीकरण में कई सारी टेक्निक्स है जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें, डीएनए अनुक्रमण, आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिकुलर बायोलॉजी का, कंप्यूटर आधारित विश्लेषण का। इन तकनीकों को वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक और सटीक हो गया है। तो इन तकनीकों द्वारा जो है आधुनिक युग में वर्गीकरण किया गया है, वो काफ़ी सटीक जो है वो साबित हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कीटों का वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी की। तो कीटों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा, मॉडर्न फादर ऑफ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन कहे जाते हैं। 18वीं शताब्दी में कार्ल लिनियस ने कीटों का वर्गीकरण किया था, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण कहते हैं। इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया था। क्या क्या किया था? कीटों को फाइलम, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा वर्ग को विभिन्न गण ऑर्डर्स में विभाजित किया गया था। ठीक है, जैसे कि कीटों को, जैसे कि कोलियोप्टेरा यानी भृंग, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। तो इसके आधार पर जो है बेटा, तो इसके आधार पे क्या किया गया था कि जैसे कि संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है, कीटों का संघ आर्थ्रोपोडा, और उसका क्लास क्या है? इंसेक्टा है। ठीक है, ऑर्डर्स में इसको विभाजित किया गया था। इंसेक्टा क्लास में कई सारे ऑर्डर्स हैं, जैसे कि कोलियोप्टेरा, इसे भृंग हो गया, बीटल्स हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? बीटल्स आ गए, बीटल्स ये हो गया। ये आपका जो है लेपिडोप्टेरा में क्या हो गया? तितलियां हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। ठीक है, ये आपका डिप्टेरा मक्खियां हो गई, ये क्या हो गई? मक्खियां हो गई। ये क्या हो गई? हनी बी। ठीक है, हनी बी ये किस में आ गई? डिप्टेरा में आपकी मक्खियां आती हैं, फ्लाईज, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गई। ठीक है, हाउस फ्लाई। और हाइमेनोप्टेरा में क्या आती? हनी बी आ गई इसे। तो ये सारे जो है वो इंसेक्टा के ऑर्डर्स हैं, इसमें बांटा गया है। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, ये तो नॉमेनक्लेचर था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्वि नामकरण पद्धति की बात की जाए तो द्वि नामकरण पद्धति क्या होती है? द्विपद नामकरण जीवों के नामकरण की एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें प्रत्येक जीव को दो शब्दों,
का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो बाइनॉमियल जो नॉमेनक्लेचर है ये जो है एक द्वि नामकरण पद्धति है, यानी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें किसी भी जीव को दो नाम से जो है वो दो नाम जो है वो दिया जाता है, उसका वंश और उसकी प्रजाति। जीनस और स्पीसीज के आधार पर दो नाम जो है वो दिया जाता है और उसी के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। द्वि नामकरण पद्धति के इतिहास की बात करें, यहाँ हेडिंग है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ, नोट कर लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर। हिस्ट्री ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, द्वि नामकरण प्रणाली का विकास कार्ल लिनियस ने दिया था। याद कर लीजिएगा, जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इसको किसने दिया था? इसको दिया था कार्ल लिनियस ने दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर, ठीक है, उनकी अपनी पुस्तक थी जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमा नेचर, इस पद्धति को प्रस्तुत किया गया था। सिस्टमा नेचर में इस पद्धति को प्रस्तुत किया गया था। रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, इसका क्या रूल्स था? ठीक है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का क्या रूल था? तो जो द्वि नामकरण के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ नामकरण प्रमुख हैं। प्रत्येक जीव का नाम दो में होता है। ठीक है, प्रत्येक जो जीव है उसका नाम दो भागों में बटा होता है। पहला क्या है? जीनस यानी वंश। दूसरा क्या है? जात यानी स्पीसीज। जीनस और वंश, ठीक है, जीनस और स्पीसीज के आधार पर किसी भी जीव का नाम जो होता है वो बटा होता है। पहला शब्द वंश का पहला अक्षर बड़ा होता है और जो वंश होता है यानी जीनस का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा लेटर होता है, यानी कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो शब्द होता है वो जात यानी स्पीसीज में होता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, तो जीनस और स्पीसीज, जीनस क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, और जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर में होता है और दोनों क्या होते हैं? इटैलिक वर्ड होते हैं, इटैलिक में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जीनस और स्पीसीज जो है वो मिलाकर के किसी जीव का नाम जो है वो निर्धारित किया जाता है। नाम लैटिन या लैटिनीकृत भाषा में होता है। लिखते समय नाम को तिरछा इटैलिक लिखा जाता है। तो लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है और इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है, लिखते समय किस में लिखा जाता है? इटैलिक में लिखा जाता है, या हाथ से लिखने पर रेखांकित किया जाता है, या फिर जो है वो जैसे हाथ पर लिखते हैं तो हाथ से क्या कहते हैं, उसे रेखांकित यानी नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारे जो है वो नियम होते हैं। किसी जीव का नाम जो है क्या होता है? दो भागों में बटा होता है, जीनस और स्पीसीज, जो कि इटैलिक वर्ड में होता है। ठीक है, और अगर हम उसे लिखते, उसका अक्षर लैटिनीकृत होता है और वो इटैलिक भाषा में लिखा जाता है, या लिखते हैं तो उसे तिरछा कर देते हैं। ठीक है, या उसके अंदर अंडरलाइन कर देते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे एपिस इंडिका, क्या है? एपिस इंडिका, मधुमक्खी, तो ये क्या है? आपका इटैलिक वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, एपिस इंडिका। इसी तरह जो है वो मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, घर की मक्खी, जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मस्का है, इसमें समझ लीजिए मस्का क्या है बेटा? मस्का इसका जीनस है, क्या है? जीनस, और डोमेस्टिका क्या है? स्पीसीज। ठीक है, मस्का क्या है? इसका जीनस है और डोमेस्टिका क्या है? उसकी स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज को मिला करके किसी उसका नाम क्या पड़ा? मस्का डोमेस्टिका, यानी कि घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। ठीक है, ये क्या है? इसका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल की दो नाम पद्धति, किसी भी जीव का दो नाम यानी जीनस और स्पीसीज से मिला करके उसका नामकरण किया जाता है। बस इसमें यही समझना है। तो इस पद्धति के जन्मदाता कौन है? कार्ल लिनियस हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके महत्व की बात की जाए, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का क्या महत्व है? तो द्वि नामकरण पद्धति कई सारे लाभ हैं, जैसे यह विश्व भर में एक समान नाम प्रदान करता है। क्या करता है? पूरे वर्ल्ड में क्या करता है? एक ही, किसी जीव का क्या होगा? केवल एक ही नाम होगा पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर किसी जीव का
एक नामकरण जो प्रोवाइड करता है वो है द्वि नामकरण पद्धति यानी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये याद रखना, ठीक है। भ्रम यानी कंफ्यूजन को दूर करता है। जब पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर किसी जीव का एक ही नाम होगा तो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। किसी जीव का केवल एक नामकरण होगा, एक ही नाम होगा, वो उसकी पूरे लेवल पर होगा, ठीक है। वैज्ञानिकों के बीच क्या होगा, संचार में आसानी रहेगी। विभिन्न देशों के जो वैज्ञानिक हैं आपस में कम्युनिकेशन में जब एक नाम रहेगा तो आपस में क्या होगा, आसान रहेगा। अगर किसी जीव का अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारे लोकल लेवल में होता है, क्षेत्रीय भाषाओं में क्या होता है, कोई जीव है तो कहीं उसको कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो समझने में दिक्कत होती है कि क्या बोल रहे हैं, कौन से जीव का नाम ले रहे हैं। तो जब एक ही नाम होगा उसका प्रॉपर, तो फिर उससे हमको समझने में आसानी होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में किसी भी कीट का कोई भी नाम हो, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, किताबों की बात करेंगे, लिखित बात करेंगे, केवल एक ही नाम उसका होगा, ठीक है। जैसे ग्रासहॉपर को प्रत्येक जगह ग्रासहॉपर बोलते हैं, एरोग्लाइफस बनियानी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे फिर हमें कन्फ्यूज़न की स्थिति दूर होगी, वैज्ञानिकों को आपस में समझने में जो है आसानी होगी, ठीक है। जीवों की पहचान को सरल बनाना, ठीक है। जब एक नाम पद्धति होगी, जब एक ही जीव का नाम होगा तो उसे समझने में, जीवों के नामकरण करने के लिए, जीवों की पहचान में क्या होगी, सुविधा होगी, सरल होगा, ठीक है। कीट वर्गीकरण में आधुनिक प्रवृत्तियों की बात करें, मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, तो आज के समय में कीट वर्गीकरण में कई प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं, जैसे कि क्लैडिस्टिक विश्लेषण, क्लैडिस्टिक जो है एनालिसिस की बात करें तो डीएनए बार कोडिंग, कंप्यूटरकृत आधारित टैक्सोनॉमी, इनमें कीटों के विकास और संबंधों को अधिक रूप से स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें कीटों में कई सारी कीटो क्लास में कई सारी जो है वो आज के कई कीट को वर्गीकरण में कई नई प्रवृत्तियों को खोज देखी गई है, जैसे कि क्लैडिस्टिक, ठीक है, क्लैडिस्टिक एनालिसिस देखा गया है, ठीक है। डीएनए बार कोडिंग हो गया, कंप्यूटरकृत आधारित की टैक्सोनॉमी हो गया, इसमें कीटों के विकास और संबंधों को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको पढ़ा दिया इंसेक्ट टैक्सोनॉमी क्या है और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, द्वि नामकरण पद्धति क्या है, ठीक है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमारे बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।